नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरनामा। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। दिल्ली में मुलायम के घर पर जनता परिवार की बैठक हो रही है। इसमें लालू, नीतीश, शरद यादव, देवगौड़ा शामिल हैं। इस समय बड़ी खबर दिल्ली से, मुलायम के घर जनता परिवार की बैठक हो रही है। लालू, नीतीश, देवगौड़ा इस बैठक में शामिल हैं। जनता परिवार के विलय और इसकी जो औपचारिकताएं हैं उसे पूरा करने को लेकर के आज ये बैठक है। लालू यादव आप देख रहे हैं कि चाय की चुस्कियों के साथ, अच्छा चाय पे चर्चा बहुत होने लगी है। दल कोई भी हो, अब चाय पर जो भी राजनीतिक इकट्ठा होते हैं उसमें चर्चा वहीं से शुरू होती है। अनुराग चड्ढा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, चाय पर चर्चा हो रही है कि चाय पर चर्चा को लेकर के जो व्यक्ति पूरी तरह से चर्चा में आ गया उसको किस तरह से हटाया जाए या उसको किस तरीके से अभियान को रोका जाए, क्या रणनीति बन रही है अंदर? देखिए शेखर, चाय पर चर्चा खत्म हो चुकी है। फिलहाल लौंग इलायची खाने का दौर अंदर जारी है और मंच सज चुका है। मुलायम सिंह यादव अब से कुछ देर बाद यहाँ आएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो लंबी मीटिंग चली है ऑफिशियल और अनऑफिशियल, उसका नतीजा क्या निकला है। इतना तो तय है कि समाजवादी पार्टी में खुद इस बात का बड़ा विरोध है कि विलय ना हो समाजवादी पार्टी का। प्रोफेसर रामगोपाल का यहाँ ना आना इस बात का बड़ा संकेत है। आपको याद होगा शेखर कि हमने काफी दिन पहले रामगोपाल से बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि अपने अपने इलाकों में और अपने अपने प्रदेशों में विकास का एजेंडा आपको आगे करना होगा, जनता के काम करने होंगे और आपको फिर किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने मुलायम सिंह यादव की इच्छा देखी कि वो महागठबंधन करना चाहते हैं, तब वो इस रंग में थोड़ा दिखाई दिए। लेकिन जब गठबंधन में विलय करने की बात आई तो प्रोफेसर रामगोपाल बिल्कुल नाराज हो गए हैं और वो यहाँ से सैफई चले गए हैं, जबकि इनको आज दिल्ली में होना चाहिए था। इसके दूसरी तरफ जो शिवपाल यादव हैं, जो लगातार इस बात का फॉलोअप कर रहे थे और जो इस महागठबंधन में जो दल हैं, उनके नेता हैं, उनके लगातार कांटेक्ट में थे, तो वो आज सुबह ही दिल्ली आ गए थे और लगातार नेताओं से बात कर रहे थे। तो यहाँ बॉडी लैंग्वेज देखकर तो लगता है शिवपाल यादव की कि वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि आज महागठबंधन हो जाएगा। लेकिन मुलायम सिंह यादव के ऊपर आखिरी फैसला छोड़ा है। इसके अलावा अगर हम दूसरे दलों की बात करें तो उनको दो चीजों को लेकर नाराजगी थी। एक तो इसका चिन्ह क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। अभी जो घंटा 2 घंटा बात हुई है शेखर अंदर, हो सकता है कि उसका कुछ आम सहमति बन गई हो और थोड़ी देर में इस बात का ऐलान हो जाए कि यहाँ पर महागठबंधन होगा या नहीं। जी अनुराग, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने अभी समीकरण बताया है ना, उससे एक चीज ये भी जाहिर हो रही है कि अब जो समाजवादी पार्टी का परिवार है, राजनीतिक लिहाज से उसके बहुत सारे सदस्य हैं जो इस समय सक्रिय राजनीति में हैं। अब ऐसा लग रहा है कि उन सबकी भूमिका कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर के तय होती भी यहां पर दिखाई दे रही है कि मसलन अगर रामगोपाल यहां नहीं है, वो सैफई में है और उनका जो अखिलेश से रिश्ता है, इसी तरीके से शिवपाल जो मुलायम के करीबी हैं और उसके बाद वो क्या केंद्र में आ सकते, इस तरीके की एक भविष्य की राजनीति को लेकर भी ऐसा लगता है कि नेताजी के दिमाग में कोई खाका है। निश्चित तौर पर शेखर, फिलहाल अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो मुखिया मुलायम सिंह यादव है और दूसरे नंबर पर नाम आता है प्रोफेसर रामगोपाल का। लेकिन अगर ये गठबंधन होता है तो दूसरे नंबर के लिए और बहुत सारे नेता हैं गठबंधन में यहाँ पर झंडा थामने के लिए। तो हो सकता है कि ये भविष्य की जो राजनीति है इसको लेकर प्रोफेसर रामगोपाल नाराज हो। दूसरी बात, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल जब दिल्ली में आए थे शेखर, और उसके बाद जब वो मुलायम सिंह यादव से आकर मिले थे और जब वो उसके बाद अपने घर गए तो उनसे भी हमने जानने की कोशिश की थी और कुछ मीडिया के और लोगों ने जानने की कोशिश की थी कि आखिर इस महागठबंधन पर आपकी राय क्या है। तो उन्होंने भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगा वो भी इस बात के पक्ष में नहीं है। कहीं ना कहीं इन सब नेताओं का मानना है कि यूपी में बेवजह दूसरे दलों के जो नेता हैं जो महागठबंधन में अब आएंगे उनका इंटरफेयर बढ़ जाएगा। तो ये सब तमाम ऐसी बातें। और अच्छा अनुराग, कोई ऐसी आपके सूत्रों के हवाले से खबर जो अभी आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? जी शेखर, कोई आपके पास ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से ही सही इस बैठक को लेकर के जो आप दर्शकों के सामने रखना चाहें? देखिए शेखर, सूत्रों के हवाले से तो खबर यही है कि मुलायम सिंह यादव आखिरी फैसला अपना ले चुके हैं
और जो उन्होंने एक्सरसाइज की है पिछले 2 महीनों में महागठबंधन को लेकर और सभी पार्टियों के विलय को लेकर जो भी जनता परिवार में शामिल हैं, तो अब जब सब लोग तैयार हो चुके हैं और अगर मुलायम सिंह यादव के घर में लड़ाई चल रही है तो वो उस लड़ाई को इस महागठबंधन की भेंट नहीं चढ़ने देंगे और यहाँ पर वो फैसला बना चुके हैं कि अब तमाम पार्टियों का विलय इस महागठबंधन में। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग, नजर बनाए रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। किसानों को हुए नुकसान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की गई है। नैतिक पार्टी ने याचिका डाली है जिसमें आपदा अधिनियम और कृषि बीमा योजना के तहत मुआवजा देने की मांग की गई है। इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। बीएसपी पहले चरण में 27 अप्रैल को यूपी के सभी जिला मुख्यालयों पर विशाल धरना प्रदर्शन करेगी। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने कहा कि यह प्रदर्शन किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ होगा, जिसकी रणनीति तय करने के लिए मायावती ने आज शाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई है। केंद्र के बिल को किसान विरोधी करार देते हुए मायावती ने आरोप लगाया कि ये नीति अमीरों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। साथ ही मायावती ने पहले की नीति पर एक फोल्डर भी जारी किया और कहा कि उनकी पार्टी जनता को बताएगी कि बीएसपी ने किसानों के लिए क्या क्या किया और कांग्रेस बीजेपी क्या क्या कर रहे हैं। मायावती ने केंद्र से मुआवजा प्रक्रिया में बदलाव की भी मांग की। वहीं आरोप लगाया कि यूपी की अखिलेश सरकार मुआवजे की महज कागजी घोषणा कर रही है। आर्थिक मदद करने के मामले में केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा भी इनकी की जा रही उपेक्षा तथा केंद्र व राज्य सरकारों की भी अधिकांश चल रही उनकी जन विरोधी नीतियों व कार्य प्रणाली आदि के विरोध में बहुजन समाज पार्टी द्वारा आज घोषित किए जा रहे देशव्यापी आंदोलन के संबंध में जानकारी देने के लिए बुलाई है। केंद्र सरकार द्वारा अमेठी में फूड पार्क को निरस्त करने के विरोध में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर जाम लगाया और केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। ड्रीम प्रोजेक्ट था यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए, फूड पार्क, जिसका उन्होंने अक्टूबर में शिलान्यास किया था। आज उस योजना को इस सरकार ने निरस्त कर दिया, जिससे यहाँ के किसानों में सभी कांग्रेस दलों और क्षेत्र की आम आवाम इस बात का आक्रोश है कि ये केंद्र की भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर किसानों के विरोध का कार्य कर रही है। लखनऊ के लामाचीने स्कूल की छत से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरे छात्र के मामले में उसके भाई ने आत्महत्या से इनकार किया है। राहुल के भाई रोहित ने मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए लीपापोती का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल के शरीर पर मिली चोटें आत्महत्या से नहीं आ सकती। मामले में अब तक कोई एफआईआर नहीं हो पाई है। वहीं इस मौके से मिले सुसाइड नोट की राइटिंग भी राहुल की राइटिंग से नहीं मिलती। रोहित से बात की हमारे संवाददाता अवनीश विद्यार्थी ने। लखनऊ के प्रतिष्ठित स्कूल लॉमार्ट बॉयज के स्टूडेंट राहुल की मौत का मामला काफी गहराता जा रहा है और इस पूरे मामले में एक के बाद एक गुत्थियां जैसे जैसे सामने आ रही हैं, उलझती जा रही हैं। रोहित हमारे साथ, उनके भाई रोहित, घटना सुनने के बाद निश्चित तौर पर आप लोग जिस मनस्थिति से गुजर रहे होंगे वो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं अब इस मौत के साथ, इस पूरी घटना के साथ, आपको लग रहा है कि सही तरीके से जस्टिस नहीं आपको मिल पा रहा है, जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा? नहीं, डेफिनेटली यहाँ पे एक कवर अप का बहुत ही डिलिबरेट अटेम्प्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोग ने पुलिस को इतनी अच्छे से इन्फ्लुएंस किया हुआ है कि इतना बड़ा केस है, इतना बड़ा हमें सस्पेशन है, इसके बाद भी उन लोग ने एक भी एफआईआर दर्ज नहीं किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने रिक्वेस्ट किया इतनी बार, पर उन्होंने सिर्फ एक कार्बन कॉपी दिखाया जिसमें कुछ एलिजिबल नहीं था। बॉडी पे जो इंजरीज मिले हैं वो सुसाइड से बिल्कुल हो नहीं सकते। ये जरूर किसी टासिल का से रिजल्ट हुआ है। हमारी यही मांग है, सबसे पहले एक एफआईआर दर्ज हो,
उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसीजर है वो हम लोग फॉलो करेंगे। जो सुसाइड नोट था उसको भी लेकर के आप लोग सवाल उठा रहे हैं। सुसाइड नोट पर कोई एविडेंस मान करके पूरी घटना में जो पुलिस का वर्जन आया या फिर जो वर्जन स्कूल का आया, उनका कहना था कि सुसाइड है ये, लेकिन आप भी मानने को नहीं तैयार हैं। पहली बात, सुसाइड नोट जो कह रहे हैं एज सो कॉल्ड सुसाइड नोट, उस पे राइटिंग जो है वो बिल्कुल मैच नहीं करती है। प्लस जो उसने राइटिंग्स लिखी हुई हैं उन पेजेस पे वो 2013 की है। 1.5 साल पहले जो हुआ वो रिफ्लेक्ट होके आज आ जाएगा और कुछ ऐसा एक्सट्रीम कर देगा, ऐसा इट्स अनबिलीवेबल। नाम भी गलत लिखा हुआ है। नाम भी गलत लिखा हुआ है। वो हर जगह, हर पेपर पे, हर एग्जाम में, हर ऑफिशियल जगह पर एस राहुल नाम लिखता है, जबकि नोट पर मिला है उसका कुछ और ही मिला है। ये डेफिनेटली किसी बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सन या स्टूडेंट्स का काम है। जब आप गए तो क्या देखा, क्या तब तक डेथ हो चुकी थी? इसको लेकर के आपकी क्या शिकायत है? जी, मैं तो एक दिन बाद ही आया कॉलेज से, कोयम्बटूर से, बट जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है 45 मिनट्स लगा दिए इन लोग ने एक बच्चे को पहचानने के लिए। अपने ही स्कूल का एक स्टूडेंट, आप 45 मिनट्स लगा दिए। जब बॉडी मिली इन लोग ने क्या किया, सबको बुला के आइडेंटिफाई कराया, एक और बार अटेंडेंस ली ये देखने के लिए कि कौन मिसिंग है। जबकि आप ये 5 मिनट का भी काम नहीं होता है, एक स्टाफ मेंबर्स, सारे स्टाफ मेंबर्स को बुला के आइडेंटिफाई कर दें और तुरंत मेडिकल हेल्प दिला दी जा सकती है। राहुल के भाई, जिनका ये कहना था कि इस मामले में शुरुआत से ही गड़बड़ियां की गई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उनको नहीं दी गई, घटना के इतने दिनों बाद FIR नहीं दर्ज की गई, सुसाइड नोट में जो हैंडराइटिंग है उनका मानना है वो मैच नहीं करती, उनके भाई की नहीं है, जो टाइमिंग है वो 1.5 साल पहले की है, यानी 1.5 साल पहले लिखी हुई किसी चिट्ठी पर आज की घटना हो जाना ये माना नहीं जा सकता। और पेरेंट्स को भी लगातार इग्नोर किया गया इस पूरे मामले में। स्कूल प्रशासन की ओर से भी अब तक कोई मिलने के लिए इनके घर तक पर नहीं पहुंचा। वो इस मामले की जांच चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जस्टिस हो, और उसके लिए वो किसी भी हद तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। जयप्रकाश सर, अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने घटना के दिन दावा किया था कि छात्र ने स्कूल की छत से कूदकर आत्महत्या की थी। आपको बता दें कि बीते 10 मार्च को लामाचेने स्कूल के 9वीं कक्षा के छात्र राहुल श्रीधर संदिग्ध परिस्थितियों में स्कूल की छत से गिर गए और अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उनकी मौत हुई थी। राहुल श्रीधर हमारे क्लास 9 के छात्र का आज मौत हुआ था। जो एविडेंस है हमारे सामने, इससे लगता है कि उसने आत्महत्या की। ऊपर वाले कमरे में चले गए और उसके बाद कुर्सी खींचकर दीवार पे चढ़ के वहां से कूदे। पुलिस का कहना है कि अभी जांच चल रही है। प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर हमला बोला है। तिवारी का कहना है कि जर्मनी, फ्रांस की जगह प्रधानमंत्री को देश के किसानों के पास होना चाहिए था। प्रमोद तिवारी दिल्ली में होने वाली किसान रैली के संबंध में कानपुर आए थे। कांग्रेस नेता ने केंद्र के भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। कुल मिला के ये पूरी तरह किसान विरोधी है, जिसके लिए हम सब 19 तारीख को रामलीला मैदान में दिल्ली में एक प्रदर्शन सभा आयोजित कर रहे हैं। मुझे दुख है कि जिस समय किसान आत्महत्या कर रहा है, शौक में मर रहा है, अगर उनकी बात मान लें, उस समय प्रधानमंत्री जी को देश में रहना चाहिए था और किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए था। दुर्भाग्य है कि दुख की इस घड़ी में हमारे प्रधानमंत्री जी पेरिस में एफिल टावर के सामने नौका विहार कर रहे हैं। महोबा में चरखारी विधानसभा सीट से एसपी की उर्मिला राजपूत ने जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी के अखिल राजपूत को 40,949 वोटों से हरा दिया। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के रामजीवन यादव रहे। आपको बता दें कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती 2012 में चरखारी से विधायक बनी, लेकिन पिछले साल उमा भारती झांसी से सांसद बनने के बाद चरखारी सीट खाली हो गई थी। 2014 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी के कप्तान सिंह विधायक बने, लेकिन हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा होने पर कप्तान सिंह राजपूत की सदस्यता रद्द हो गई, जिसके चलते चरखारी सीट पर फिर चुनाव हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी के मिलकर के द्वारा चरखारी का पूरा विकास करेंगे। जो मेरे पति ने विकास अधूरे छोड़े थे पूरा करेंगे। फर्रुखाबाद में साधन सहकारी समिति ने किसानों के बकाये वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में किस कर्ज अदायगी के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।
कर्ज अदा न करने पर किसानों को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी गई है। कर्ज वसूली का नोटिस मिलने से किसान परेशान हैं। सहकारी समिति के सचिव का कहना है कि उन्हें ऋण वसूली स्थगित करने का कोई आदेश नहीं मिला है। किसानों का कहना है कि इस इलाके में अब तक फसल बर्बादी का सर्वे नहीं हुआ है, इसलिए अभी मुआवजे के नाम पर किसानों को कुछ नहीं मिला। इन नोटिसों में नियमानुसार ब्याज भी लगाया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने किसानों से वसूली की बात से इनकार किया है। मामला सर ये है कि हमारे यहाँ जो कोऑपरेटिव बैंक है, इससे हम लोगों ने फसली ऋण लिया था और हमारे यहाँ बहुत काफी नुकसान हो चुका है। ये हम लोगों को नोटिस दे दिए हैं करीब 3-4 लोगों को। और सरकार ने आज तक जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने ना कोई यहाँ रात का काम किया, ना आज तक कोई सर्वे नहीं किया, ना रात बितड़ की। कोई वसूली की कार्रवाई नहीं होनी है। बैंकों द्वारा चीफ सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल आदेश कर दिया है कि कोई बिजली विभाग भी अब वसूली के लिए सख्ती नहीं कर सकता है, कोई उत्पीड़क कार्रवाई नहीं कर सकता है अगर वो किसान है। तो ये चीज किसान तक लागू है, ये किसी बिजनेसमैन पर लागू नहीं है। ये इस चीज को ये ना लिया जाए कि भाई बैंक की अदायगी अगर किसी बिजनेसमैन की है तो वो जरूर की जाएगी और अगर किसान की है तो नहीं की जाएगी। रामपुर में दलित बस्ती विवाद पर आखिरकार कैबिनेट मंत्री आजम खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि वो पूरे विवाद से बेहद आहत हैं और अगर कोई देश उन्हें पनाह देने को तैयार है तो वो देश छोड़कर वहां बसने को तैयार है। ये सोच करके मेरी वजह से क्यों आखिर देश का नुकसान हो और क्यों लोग इतने परेशान हो, तो मुझे अगर कोई देश पनाह देने को तैयार हो तो मैं सपरिवार हिंदुस्तान छोड़ने को भी तैयार हूं। रामपुर में दलित बस्ती पर हंगामे की आग अब आसपास के जिलों में भी फैलने लगी है। मुरादाबाद में वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोगों ने कमिश्नर दफ्तर पर जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। नगर निगम के सैकड़ों कर्मचारियों और वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा कि अगर रामपुर में घर तोड़े गए या धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया तो समाज के लोग चुप नहीं बैठेंगे। समाज ने ऐलान किया कि शुक्रवार से जिले की सफाई व्यवस्था ठप करने के साथ ही सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। इस दौरान लोगों ने आजम खान के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्हें हटाने की मांग की। क्यों विरोध कर रहे हैं आजम खान के खिलाफ कि यदि अगर वो हमारे समाज को, वाल्मीकि समाज को अगर उजाड़ेंगे तो पूरे प्रदेश का नहीं पूरे हिंदुस्तान का वाल्मीकि समाज इस बात का विरोध करेगा। हमारी अपील है माननीय मुख्यमंत्री से कि ऐसे नेता आजम खान साहब के खिलाफ कार्रवाई करे। हाँ, शुक्रवार से सफाई व्यवस्था ठप कर देंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में यह अभियान चलेगा और उत्तर प्रदेश के बाद और प्रांतों में भी। मांग आप लोगों की क्या है? बस ये है ना धर्म टूटे ना मकान टूटे ना धर्म टूटे। ये विरोध है कि वो अगर ऐसी तानाशाही चलाए रहेंगे तो हमारी मांग ये है अखिलेश जी से और मुलायम सिंह जी से कि उनको हटाकर अच्छी सरकार चलाएं। मेरठ में आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह ने कहा कि किसानों को 25,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिले। उन्होंने कहा कि किसानों से सभी लोन माफ किए जाएं, साथ ही बिजली और पानी के बिल भी माफ किए जाएं। अजीत सिंह ने कहा कि प्रशासन शासन को सही रिपोर्ट नहीं भेज रहा। केंद्र और राज्य सरकारें अपनी अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। उन्होंने जनता परिवार पर भी सवाल उठाए। किसान तो हमेशा ही जूझता रहा है समस्याओं से और खेती फायदे का सौदा नहीं रह गया, सब मानते हैं, लेकिन अब तो लगता है कि खेती मौत का सौदा हो गया है। जिस तरह किसान शौक में मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है और सरकार ही मानने को तैयार नहीं है कि कोई समस्या है। पहली समस्या तो वही आ रही है कि सरकार को कोई खबर इस बारे में नहीं। चीफ सेक्रेटरी बयान दे रहे हैं, वो पैसा चेक दिए जा रहे हैं, कोई सरकार का कंट्रोल अफसरशाही पे नहीं है। देखिए, हम तो अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जो हमारे मुद्दे हमेशा से हम जिन पे लड़ते रहे उन मुद्दों पे लड़ रहे हैं लगातार। हम अभी प्रदेश पुनर्गठन के लिए भी अब एक लखनऊ में मीटिंग करने जा रहे हैं, उन मुद्दों पे हम लड़ रहे हैं। अभी कोई समझौता किसी से होना है नहीं होना उस बारे में कोई हम विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं।